कौन है ये अमृतपाल सिंह जो अचानक इतनी सुर्खियों में आ गया और क्यों इसे भिंडरवाला 2.0 कहा जा रहा है? खालिस्तान आखिर है क्या जो इस साल यानी 2023 में इतना बवाल मचा रहा है? और जब भी खालिस्तान का नाम आता है तब भिंडरवाले का नाम क्यों लिया जाता है? और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार आखिर है क्या? और क्यों खालिस्तान आंदोलन की वजह से वहाँ हजारों लोगों की जान जा चुकी है? अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मामला नया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जिसके चलते देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या वजह थी जिसके चलते ये सब हुआ? लेकिन उससे पहले जनरल सिंह भिंडरवाले के बारे में समझना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपको आसानी से समझ आ सके। दरअसल इस चीज की शुरुआत होती है मुगल सल्तनत औरंगजेब से और जा पहुंचती है सिखों के 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या तक, जहां औरंगजेब से तेग बहादुर जी की हत्या का बदला लेने और मुगलों के खिलाफ सिखों को एकजुट करने के लिए 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खालसा का मतलब होता है प्योर, और एक खालसा पंथी सिख धर्म में अपनी अटूट आस्था और विश्वास के लिए जाना जाता है, जिसे उस दौरान सिखिज्म में ही एक वॉरियर क्लास की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था और उसका कर्तव्य था मुगल सल्तनत के दौरान चल रहे इस्लामिक रिलीजन से मासूमों की रक्षा करना। यहाँ से सिख रिलीजन में मिलिट्री क्लास या ऑर्गेनाइजेशन की परंपरागत शुरुआत हो गई थी। इसमें आने वाले समय में बंदा सिंह बहादुर और राजा रंजीत सिंह के अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी लंबे टाइम तक खालसा एम्पायर के रूप में सिख रूल्स और ऑर्डर को स्टेब्लिश करके रखा और इस सिख एम्पायर की राजधानी लाहौर, और ये एम्पायर आज की पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक बड़े से भूभाग से मिलकर बना और उसी दौरान कहीं न कहीं ये एक सिख समुदाय का एक हिस्सा बन गया था। और यही कारण है कि 18th सेंचुरी में शुरू हुआ राज करेगा खालसा का स्लोगन, जो एक समय में सिख आर्मी का वार क्राई हुआ करता था। वो धीरे धीरे सिख प्रेयर और अरदास को कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होने लगा, जो आज भी जारी है। हालांकि उस अरदास को उस टाइम नेगेटिव सेंटिमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसी के साथ दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ लाहौर अधिवेशन, और इसे आज भी काफी महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी समय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज लीडर एक अलग राज्य की बात करते थे, लेकिन इन सब में कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि इस मूवमेंट में ब्रिटिश एम्पायर की कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल के साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस डिक्लेरेशन को 3 गुटों ने भी रिजेक्ट कर दिया, जिनमें से एक थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस डिक्लेरेशन से अलग कहीं न कहीं एक अलग मुल्क की चाहत रखते थे, और दूसरे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में दलित वर्ग को लेकर के काफी चिंतित रहते थे, और तीसरे थे शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह, जो कि सिख के लिए एक अलग स्वदेश चाहते थे। लेकिन उस समय खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मंशा साफ थी कि वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पोर्शन को सिख के लिए एक अलग देश के रूप में बनाना चाहते थे। और इस कड़ी में खालिस्तान का पहला जिक्र 1940 में आया, जब मुस्लिम लीग की ओर से उठी पाकिस्तान के डिमांड के बीच ही सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने इसी तरह की मांग सिखों के लिए रखी, और डॉक्टर भट्टी ने इस मांग को पॉपुलराइज करने के लिए छपवाए गए पॉम्पलेट में ऑफिशियली पहली बार इस अलग सिख नेशन के लिए इस खालिस्तान शब्द का जिक्र किया। लेकिन उनकी ये मांग पूरी हो जाए ये कहाँ आसान था, क्योंकि ये सभी अपने धर्मों के हिसाब से बंटवारे की मांग कर रहे थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब ब्रिटिशर ने कहा कि ये बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर होगी, और 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसर हुआ जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थी और सिख 15% की आसपास थी। वही सिख कम्युनिटी को देखा जाए तो वो इंडिया का 1% पॉपुलेशन का ही हिस्सा था। अब इन सब के बीच सिखों के लिए समस्या ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मुताबिक उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी। फिर ऐसे में सिखों ने अपने सिचुएशन के आधार पर यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ रह लेंगे, और उनको यहाँ पर ये लगा था कि उनको एक अलग स्टेट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत तब हुई जब मुसलमानों ने बंटवारे की बात कर दी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन पहले ही ज्यादा थी, और इस बात से सिख समुदाय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब में भी मुस्लिम की जनसंख्या काफी ज्यादा है, और अगर ये बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी बंटवारा होगा। इसलिए सिख समुदाय ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का बंटवारा हुआ तो हमें भी सिखिस्तान चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से बंटवारा हुआ तो मुस्लिम को पाकिस्तान मिल जाएगा और हिंदू को हिंदुस्तान, लेकिन सिखों को क्या मिलेगा। और इसी सब के चलते सिख लीडर डॉक्टर भट्टी ने इस मांग को सिखों के लिए रखी, वो भी कब, जब आप बंटवारा करोगे तो।
नहीं तो फिर हमें यूनाइटेड इंडिया के साथ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी समय यानी 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने शिरोमणि अकाली दल के सिख लीडर्स को यह भरोसा दिलाया कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पे सिख आजादी से जी सके, और इस विचार को लेके सबकी अपनी अलग अलग राय है। नेहरू जी ने सिखों से कहा था कि सिखों को एक अलग राज्य देंगे, कहा था कि जितना सिख एम्पायर होगा उतना, लेकिन फिर उन्होंने बाद में धोखा कर दिया। और फिर इन सारी बातों के बाद भी अगर बंटवारा हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा और दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता। और पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो काफी छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, तो बंटवारा कैसे भी हो सिख समुदाय दो भागों में बट ही रही थी। इसका कोई समाधान भी नहीं निकल रहा था और सिख समुदाय अलग होना नहीं चाहती थी। लेकिन बंटवारा होता है और जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वो पंजाब का 62% हिस्सा था और 55% पॉपुलेशन थी। और इन सब में सिखों की 150 से भी ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर, जमीन और आधे से ज्यादा आबादी पाकिस्तान में ही रह गई थी। और जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो बंटवारे के टाइम अपना घर बार छोड़कर भारत आ गए, और जो भारत नहीं भी आना चाहते थे वो बंटवारे के शोर शराबे के कारण ना चाहते हुए भी भारत आना पड़ा। और इस कारण जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो सिर्फ सिखों का हुआ। लेकिन फिर भी सिख कम्युनिटी ने बहुत ही जल्दी अपने आप को स्थिर कर लिया, और पाकिस्तान से जब सिख आए थे तो वो काफी कम तादाद में थे और उनके पंजाब आ जाने से उनकी तादाद काफी बढ़ गई थी। और इन्हीं सब के चलते सिखों की एक अलग स्टेट की मांग पूरी होती हुई दिख रही थी। लेकिन ये सपना पूरा होना इतना आसान नहीं हुआ और बंटवारे के टाइम सिख कुछ चीजों को लेकर खुश नहीं थे और उनकी मांग थी कि चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी रहे, पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब में शामिल किए जाए, नदियों के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाए, नहरों के हेडवर्क्स और पानी बिजली बनाने का मूलभूत ढांचे का प्रबंधन पंजाब के पास ही हो, वही फौज में भर्ती काबिलियत के आधार पर हो और इसमें सिखों की भर्ती पर लगे कथित सीमा हटाई जाए, साथ ही अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए। और इन्हीं सब के चलते सिख अपनी एक अलग ही स्टेट चाहते थे। फिर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी वाले इलाके को मिला करके एक स्टेट भी दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लेकिन कहा जाता है कि अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देखकर कांग्रेस ने इसे हटा दिया। इसके बाद आता है 1956 और इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसमें यह था कि भाषा के आधार पर स्टेट को डिवाइड किया जाए और कई सारे प्रांत जो इंडिया में बटे थे, क्योंकि इंडिया एक सर्कुलर कंट्री है इस वजह से धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर इसे स्टेट नहीं मान सकते थे और शायद ये मानना भी उचित नहीं होता। फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, जैसे तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र। और सिख का कहना था कि हरियाणा को छोड़कर पूरे पंजाब की भाषा पंजाबी है और ज्यादातर ग्रंथ और साहित्य पंजाबी भाषा यानी गुरुमुखी में है, इसलिए आप हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग राज्य में मिला दो और हमें पंजाबी राज्य दे दो, साथ ही पंजाबी को आधिकारिक भाषा कर दो पंजाब की। लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से चीजें धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई। और इन सब की वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अब बहुत हो रहा है, हम सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये सब हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। पंजाब में ये सब को लेकर सिख और हिंदू कम्युनिटी में छोटे लेवल पर आंदोलन भी हुआ और मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख धर्म तभी बचेगा जब सिख प्रांत होगा, और यहीं से उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत की। और ये मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सरकार ने पंजाबी सूबा जो स्लोगन था उनको बोलने पर भी बैन लगा दिया और 12,000 से भी ज्यादा अकाली अरेस्ट हो गए। और 1995 में पुलिस पहली बार स्वर्ण मंदिर में घुसी थी और 1984 में जो घुसी वो दूसरी बार थी। और 1960 से लेकर 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें मास्टर तारा सिंह आमरण अनशन में भी रहे, अकालीस को अरेस्ट किया गया और इन सब को छोड़कर ऐसी बहुत सी चीजें हुई। लेकिन 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और सारे विरोध रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हो गए। और इस युद्ध में सिख योद्धाओं ने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई और फिर लोगों को सिख समुदाय के इम्पोर्टेंस उसका रियलाइजेशन हुआ और 1966 में सिख समुदाय की ये बात मान ली गई और पंजाब को बांट दिया गया फिर 3 अलग अलग राज्यों में, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें भी चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर
कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन उस समय चंडीगढ़ में 55% लोग लगभग हिंदी बोलते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और कहा कि इनको दोनों राज्य शेयर करेगी। लेकिन इसको लेकर सिख समुदाय बिल्कुल भी खुश नहीं था और यही कारण था कि उनको लेकर के आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में भी चंडीगढ़ के बारे में बात की गई है। वैसे तो ये सब चल ही रहा था और इसी के चलते पंजाब एक अलग राज्य बन चुका था और इसके बाद पंजाब में पहली बार चुनाव हुआ और अकाली दल ये चुनाव लड़ती है और वो जीत जाती है, लेकिन वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाती है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से वो जीत जाती है, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार पूरी तरह से गिर जाती है और 1997 तक ये एक भी बार अपनी टर्म्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पंजाब के लोग इन्हें हर बार जितवा ही रही थी और इस जीत के बाद भी वह अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे और इन सब का दोषी ठहराया गया कांग्रेस को। कांग्रेस या तो फिर मिनिस्ट्री चेंज करवा देती है, फिर मिनिस्टर को प्रभावित करके सरकार गिरा देती है, ताकि कांग्रेस का जो बोलबाला है वो पंजाब में पूरी तरह से स्ट्रांग रहे। अब इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। लक्ष्मण सिंह गेल अकाली दल से जीते और इनको अकाली दल ने एजुकेशन मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन इन्होंने बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और 13 MLA के साथ सरकार गिरा दी और इन्हीं सब के कारण कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगते रहे। अब इसमें अकाली दल के लिए एक दिक्कत ये थी कि चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब का, नहरों के हेडवर्क, पानी बनाने के मूलभूत ढांचे का मुद्दा हो या फिर फौज में भर्ती की बात हो, इन सारे मुद्दों पर पंजाब के लोग काफी प्रेशर बना रहे थे और अकाली दल को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो खुद की सरकार भी नहीं चला पा रही थी, वही दूसरी तरफ पूरे देश में बोला जा रहा था कि ये अकाली दल सरकार चलाने के लायक नहीं है। और सबसे बड़ा झटका इनको 1972 में लगा जब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव हार गई और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के CM ज्ञानी जैल सिंह बने और आगे जाके वह इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। अब इन सारी स्थिति को देखते हुए अकाली दल ने 1973 में अपने आप को दोबारा प्रकरण में लाया और 12 लोगों की कम्युनिटी बना के उन्होंने मल्टीपल्स मीटिंग की और इस मीटिंग में पंजाब के शुरू से लेकर अभी तक जितने भी इशू थे, मतलब शुरू से लेकर अब तक, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में लाना हो, पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए और यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी दखल कम हो, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया गया और उसका नाम रखा गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। और इसका फर्स्ट ग्राफ सरदार कपूर सिंह ने बनाया था, वो भी इंग्लिश में, और संत फतेह सिंह को ये सारी चीजें मुंह जबानी समझाई गई थी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और फिर संत फतेह सिंह ने उनको मुंह जुबानी सुन के उसे अप्रूव कर दिया। लेकिन 1973 में ये कुछ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह जो सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने इसका एक अपडेट नया वर्जन रिलीज किया और फिर ये उस टाइम में लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये ओरिजिनल वर्जन था जो पुराने वाले से काफी अलग था। और इस आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को लेकर के उस टाइम पे काफी ज्यादा विवाद हो रही थी और आज भी इसको लेकर विवाद चलती रहती है। दरअसल अकाली दल के अंदर कई छोटे छोटे ग्रुप्स थे और अगर कोई नेता पीछे रह जाता था तो या फिर उनको महत्व कम मिलता था तो वो इस रेजोल्यूशन को एक नया वर्जन बता करके लोगों के बीच प्रमोट करता था और कम समय में यह लोगों के बीच पॉपुलर होने का एक शॉर्टकट तरीका बन गया था। और खालिस्तानियों ने यह भी कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग की गई है, अलग स्टेट की नहीं। और उस टाइम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक हथियार बन चुका था जिसे लोग अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे। और जब ये विवाद उस टाइम बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे थे तब हरचंद सिंह लोंगेवाल जो कि अकाली दल के नेता थे, उन्होंने इंडिया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की जिराक्स भेजी और कहा कि ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का प्रमाणित वर्जन है और उन्होंने कहा कि इस रेजोल्यूशन का गलत मतलब ना निकाले। साथ ही उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग नहीं की गई है और अगर ऐसा कोई कहता है तो यह पूरी तरह से गलत कह रहा है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिख समुदाय अपनी धर्म को लेकर काफी सेंसिटिव है और उन्होंने अंग्रेजों के टाइम पे भी सिख समुदाय को नहीं रोक पाए थे उनकी पगड़ी पहनने के लिए और बाद में उन्हें भी मानना पड़ा था कि जबकि हिंदू और मुस्लिम के ऊपर काफी नियम कानून लगाए गए थे। और यही कारण है कि पंजाब के अंदर धर्म को लेकर हर पार्टी ने इसे अपने अंदर रखा और जो भी पार्टी कमजोर होती वह वापस धर्म को लेकर आती और उस टाइम कांग्रेस पीछे होने लगी थी। आनंदपुर रेजोल्यूशन के बाद तो फिर कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह 1972 से लेकर 1977 तक पंजाब के CM रहे और उनको भी ये सारी चीजें समझ आ रही थी कि अकाली दल राजनीति करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि भले ही मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से हूँ लेकिन मैं सिख धर्म के लिए अकाली से ज्यादा समर्पित हूँ।
और इसी के साथ पंजाब ने महाराणा रंजीत सिंह की जन्म उत्सव को काफी धूमधाम से मनाना शुरू किया और ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था वो पंजाब में काफी फेमस होने लगा, जिसके कारण अकाली दल काफी मजबूत हुआ और आगे चल के अकाली दल ने कांग्रेस को भी हरा दिया। और फिर इस कहानी में बहुत जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला था और उस मोड़ ने न केवल सिख हार्डलाइनर्स के इस खालिस्तान मूवमेंट को बल्कि आने वाले समय में पूरी तरह भारतीय राजनीति को उलट कर रख दिया। और इस नए मोड़ का नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाला, जो उस समय दमदली टकसाल नाम की सिख समुदाय का हेड था, जिनकी शुरुआत सिख धर्म के प्रीचर के तौर पर हुई थी। और 1970 का दशक खत्म होते होते वो पंजाब की राजनीति का सेंट्रल पॉइंट बन चुके थे। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जरनैल सिंह भिंडरवाले को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और खास तौर पर इंदिरा गांधी की पंजाब में राजनीतिक फायदे पाने के लिए उनकी राजनीति भी जिम्मेदार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उस समय कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करने के लिए अकाली के विरुद्ध एक बड़ा चेहरा चाहते थे। लेकिन 1980 का दशक आते आते उनका पासा उल्टा पड़ने वाला था। वो जरनैल सिंह भिंडरवाले ही थे जिसने इस राजनीति को पूरी तरह से खालिस्तान मूवमेंट में बदलकर पूरे एक दशक में अपने चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि स्कॉलर्स की माने तो भिंडरवाले ने कभी ओपनली खालिस्तान की मांग नहीं की, लेकिन उनके उठाए जाने वाले सारे कदम एक तंत्र राज्य को बनाने की ही तरफ थे, क्योंकि वो बात भले ही परंपरागत तरीके से सिखिज्म को प्रमोट और त्याग की करते थे, लेकिन हमेशा हथियार लेस बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाला भिंडरवाला खुली जुबान से इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को चुनौती दिया करते थे। और 1982 में अकाली दल और भिंडरवाले ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च कर दी और इसका मकसद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना था। और इस बार भिंडरवाले की मास अपील और पंजाब में बढ़ रहे पॉलिटिकल वैक्यूम के चलते हजारों की संख्या में यहाँ के लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस समस्या का समाधान सिर्फ भिंडरवाला ही कर सकता है। और इन लोगों को लगने लगा था कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, जो पंजाब से सेपरेट मांग से लेकर चंडीगढ़ और रिवर शेयरिंग मुद्दों को भी अनसुना करती चली आ रही है। ऐसे में लोगों के बीच से पंजाब के मोगा जिले के गरीब किसान के घर से निकल के धार्मिक खालसा पंथ को मानते हुए राजनीति के मंच तक जा पहुंचे। भिंडरवाले में उन्हें सुनहरे कल की उम्मीद दिखाई देने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे भिंडरवाले के ऑफिशियल लैंग्वेज एंटी गवर्नमेंट के साथ साथ एंटी हिंदू होती भी चली गई, जहां वो तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सो कॉल्ड हिंदू कांग्रेस को सिखों के खिलाफ खड़ा हुआ बताते थे, जिसके अगेंस्ट अपने फॉलोअर्स को लास्ट बैटल फॉर विक्ट्री के लिए तैयार रहने की बात करते थे। साथ ही वो सिख सोसाइटी में खालसा सेट को रिस्टोर करने के साथ साथ हिंदू सिख प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिखों से कम 32 हिंदुओं का मर्डर की बात करते थे। साथ ही वो सिख को अपनी रक्षा करने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए फायर आर्म्स स्क्वायर करने की बात करता था। और इन सभी के बीच भिंडरवाले के आदेश पर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के विरोध में खड़े लोगों के मर्डर शुरू हो गए और जो भी भिंडरवाले के खिलाफ खड़ा होता दिखाई देता वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल हो जाता था। और इसी के चलते निरंकारी लीडर बाबा गुरुचरण सिंह और हिंदू समाचार ग्रुप ऑफ पेपर के फाउंडर लाला जगत नारायण जैसे कुछ बड़े नामों को भिंडरवाले के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक इन पेपर को बेचने वाले हॉकर्स को भी नहीं बख्शा गया। और ये भिंडरवाले के द्वारा लगाई गई आग का ही नतीजा था, जिसके चलते लगभग एक दशक तक पंजाब रिलीजन बेस्ड राइट्स हाई स्किल इमरजेंसी और इसके काउंटर मेजर के तहत हैवी पुलिस प्रोसिक्यूशन का गढ़ बना रहा। और ऑफिशियली डेटा के अनुसार 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा के स्टेब्लिश से लेकर जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार तक महज 2 सालों में खालिस्तान मिलिटेंट्स ने 165 हिंदू और निरंकारीज के साथ साथ भिंडरवाले के खिलाफ खड़े 39 सिखों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो जैसा कि अब आपको पता चल गया कि भिंडरवाले अब खालिस्तान मूवमेंट का एक चेहरा बन चुका था और पंजाब स्टेट पॉलिटिकल के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं छोटी दिखाई देने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसको मिल रहा पॉपुलैरिटी सपोर्ट। और इस आग को भड़काने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी फाइनेंशियली और आर्मर सपोर्ट प्रोवाइड किए जा रहे थे। और ऐसे में 1984 का दौर शुरू होते होते पंजाब की हालत देखते ही देखते बद से बदतर होने लगी थी। निरंकारी हिंदू सरकारी अफसर और जर्नलिस्ट भिंडरवाले के राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं था। और ऐसे में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने की ठान ली। लेकिन जुलाई 1983 में ही अकाली दल प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगेवाला ने भिंडरवाले को स्वर्ण मंदिर में ही रहने का न्योता भेज दिया। उसके बाद भिंडरवाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को ही अपना ठिकाना बना लिया था। और इस मूवमेंट में अगला मोड़ तब आया जब जून 1984 में सिख के होली एक्साइट स्वर्ण मंदिर में भारी असला बारूद के साथ डेरा डाले भिंडरवाले को बाहर निकालने के लिए
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, लेकिन बारूद के नशे में चूर भिंडरवाले और उनके साथी मंदिर के अंदर ही हथियार उठा लिए और जिसके चलते ये ऑपरेशन ब्लू स्टार वायरलेस हो गया और ये ऑपरेशन लगभग 1 सप्ताह तक चला और इसमें मेन टारगेट भिंडरवाले के साथ साथ 400 लोगों से ज्यादा की मौत और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। साथ ही इंडियन आर्मी के 89 जवान भी शहीद हो गए और 240 जवान भी घायल हुए। लेकिन अनऑफिशियली डेटा इस आंकड़े को कहीं ज्यादा ही आंकती है। लेकिन यहाँ भिंडरवाले की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि ये ऑपरेशन इस घटना के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो कि ये ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में घुसकर किया गया था। इससे सिख धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और इसी के चलते अक्टूबर 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी तुरंत एम्स लेकर गई, लेकिन दोपहर 2 बजे तक उनकी मौत हो गई और इसके चलते हिंदू सिख टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और 31 अक्टूबर दोपहर तक एम्स के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और वहां पर जो भी सिख दिखाई देता उनको पीटा जा रहा था। यहाँ तक कि भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जब एम्स की तरफ पहुंचे तो इन पर भी पत्थर फेंके गए और फिर एम्स से ये भीड़ आसपास के एरिया में पहुंचने लगी और पुलिस ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में सिखों के दुकान को लूटा जाने लगा। उसके बाद सिख के टैक्सी, बाइक, ट्रक सबको जलाया जाने लगा। साथ ही जो डीडी न्यूज था वह लगातार न्यूज दिखा रहा था। वही एक तरफ इंदिरा गांधी की बॉडी थी तो दूसरी तरफ राजीव गांधी दुख में बैठे थे और पीछे से नारे लग रहे थे, खून का बदला खून। और जैसे जैसे समय बीत रहा था दिल्ली के अंदर जितने भी सिख थे उनको टारगेट करके मारना शुरू किया गया। इसमें हजारों सिखों को मारा गया। साथ ही दिल्ली में मौजूद 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए। औरतों के साथ अपराध हुआ, लूटपाट हुए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में इस अपराध के लिए अरेस्ट हुए 1809 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया और इनकी इंक्वायरी करने से भी मना कर दिया, क्योंकि ये समस्या का समाधान नहीं था और अगर ऐसा किया गया तो चीजें और भी खराब हो सकती थी। और पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट तैयार किया जिसका नाम था वो आर द गिल्टी, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें दोषी कौन है। उनके नाम बताए जिनमें राजीव गांधी सरकार के मंत्री HKL भगत, टीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, धर्म कुमार शास्त्री थे। साथ ही दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी थे। 13 पुलिस ऑफिसर्स, 198 पुलिसमैन शामिल थे और सज्जन कुमार, जिसे सीबीआई ने दोषी ठहराया था, उसे 1991 में पार्टी से टिकट दिया गया और वो भारी बहुमत से जीता भी। जगदीश टाइटलर, जिन्होंने दंगे करवाए हैं, उनको भी टिकट दिया गया और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी काम संभाला। लेकिन 1984 के दंगों के बाद एक बार फिर से चुनाव हुआ और वो भारी बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि पंजाब की जो भी प्रॉब्लम है वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अकाली दल के लीडर जो भी जेल में थे उनको बाहर निकाला और अकाली लीडर्स के साथ मिलकर 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाल एकॉर्ड साइन किया और इसमें एक पॉइंट ये था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन भले ही भिंडरवाले की मौत हो गई थी, लेकिन उन्हीं की तरह सोच रखने वाले कुछ लोग अभी भी थे जिन्हें ये पसंद नहीं आया और बाद में संत लोंगेवाला की हत्या कर दी। और राजीव गांधी ने इस मामले को संभालने के लिए एकॉर्ड साइन तो कर लिया था और अकालियों को वादा भी कर लिया था, लेकिन हरियाणा के सीएम भजन लाल ने राजीव गांधी को समझाया कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उन्हें अपना वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। और ये बात राजीव गांधी को समझ में आई और फिर वह इस एकॉर्ड से पीछे हट गए, जिसके लिए उन्हें आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और भिंडरवाले के समर्थक अभी भी बचे थे जो अभी भी खालिस्तान की बात किया करते थे और सरकार उन्हें धीरे धीरे हटा भी रही थी। और एक बार फिर स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाले के समर्थक बैठ गए और उसके बाद दोबारा ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा था। लेकिन इस बार राजनीतिक दल ने आर्मी की जगह पुलिस वालों से इसे डील करवाया और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस तरह से भिंडरवाले के सपोर्टर्स को हटा दिया। धीरे धीरे करके सिख समुदाय को फ्रीज किया गया। जैसे चंद्रशेखर जी पीएम बने थे और जो भी पब्लिक मीटिंग करते थे उसमें वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह का नारा लगाते थे और उसके बाद ही मीटिंग शुरू करते थे। इसी के साथ मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया और कहा जाता है कि इसमें भी सिख को खुश करने का इरादा था। और इसके बाद धीरे धीरे समस्या ठीक होने लगी और अकाली और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब से एक्सट्रीमिस्ट यानी इस गरम दल को बाहर किया। कुछ को मार दिया गया और कुछ विदेश चले गए और वहां जाकर खालिस्तान की डिमांड करने लगे। लेकिन हालात जो है वो काबू में
आ चुकी थी। लेकिन बीच बीच में खालिस्तान की मांग उठती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग थे और वो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे। और ये चीजें साल 2015 तक तो ठीक थी, लेकिन एक बार फिर ऐसा हुआ कि लोग फिर से खालिस्तान की मांग करने लगे और 1 जून 2015 को फरीदाकोट जिला के बुर्ज जवाहर सिंह वाले गांव की गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो जाती है। और इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी गांव के आसपास कुछ पोस्टर मिले जिसमें सिखों को निशाना बनाया गया था और इसी गांव में गुरु ग्रंथ के पन्ने के साथ बेअदबी भी हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट हुई, उसे ही बेअदबी भी कहा जाता है। और इसी के चलते एक बार फिर सिख समुदाय में अटैक का मुद्दा पंजाब में एक बार फिर आने लगा और ऐसी मानसिकता बन गई कि सिख धर्म के लोगों पर दोबारा अटैक हो रहा है। साथ ही अकाली और भी कमजोर हो गए थे, तो फिर समुदाय के लोग अलग अलग नजरिए से देखने लगे और इंडिया के बाहर भी खालिस्तान की मांग चलने लगी थी। और नरेंद्र मोदी जब पावर में आए थे तो उनके लिए कहा जाता है कि ये स्टेट पावर मजबूत रहने नहीं देते, पंजाब के स्टेट राइट्स कहाँ से करने देंगे, या रिवर की प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। और इन सब के चलते दीप सिद्धू जो कि एक एक्टर भी थे, इन्होंने टाइम टू टाइम बोला और किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी काफी बात की। इसी के साथ ही दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका मकसद था सेंटर से पंजाब का राइट्स दिलवाएगी और पंजाबी कल्चर को सेव करेगी। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले ही 15 फरवरी 2022 को उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और इसी के साथ एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो दुबई से ही दीप सिद्धू के संपर्क में था लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ था। और दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे का हेड घोषित कर दिया। और इस बात पे दीप सिद्धू के फैमिली ने कहा कि उसका दीप सिद्धू से कोई भी लेना देना नहीं है और उसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमृतपाल के चाहने वाले थे, उनका कहना था कि दीप सिद्धू के जो समर्थक है उन्होंने ही अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का हेड बनाया था। और 29 सितंबर 2022 को अमृत सिंह पाल का इंडिया आना होता है। इंडिया के अंदर भिंडरवाले के पुस्तैनी गांव रोड़े में, जो मोगा जिले में स्थित है, वहां पर एक दस्तरबंदी शिरोमणि रखा गया जिसमें हजारों लोग आए और हर कोई शॉक्ड था क्योंकि बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिला। इतना सपोर्ट तो नेताओं को भी नहीं मिलता था जितना कि अमृतपाल सिंह को मिला। और जब ये आयोजन हुआ तब भी खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे और अमृतपाल सिंह ने आते ही बताया कि भिंडरवाले सिंह उनके आदर्श थे और उन्हीं की तरह ड्रग्स की बात की और गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट को मुद्दा बनाया और फिर सिखों को अपने बाल रखने को कहा और अपने धर्म को बढ़ाने की बात कही और कहा कि अब कोई अगर गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट करता है तो ना उनको पुलिस सजा देगी और ना ही कोर्ट, उसे सीधा हम सजा देंगे। और सोशल मीडिया पर अमृतपाल सिंह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और युवाओं का भारी सपोर्ट भी उसे मिल रहा था। और इसी 24 फरवरी को उनके एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग के केस में पकड़ लिया। तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग निकलकर सामने आए जिनके हाथों में तलवार और बंदूक दोनों थी। साथ ही अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा और गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रख लिया ताकि पुलिस उनके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई न कर पाए। और अगर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट हो जाती। और इसी के चलते अमृतपाल के सामने पुलिस वालों को भी झुकना पड़ा और फिर पुलिस वालों ने तूफान सिंह को छोड़ दिया। लेकिन इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। वही अजनाला मामले ने अमृत सिंह को पंजाब में बहुत ही फेमस कर दिया और ऐसे लोग जो नए पंथ राजनीति की मांग कर रहे थे उनको अमृतपाल में एक नेता दिखाई देने लगा। वहीं कुछ लोगों को अमृतपाल सिंह में भिंडरवाले भी दिखाई देने लगा। और इस घटना के बाद अमृतपाल सिंह को मीडिया में बहुत ही ज़्यादा स्थान मिल रहा था और कहीं ना कहीं एक बार फिर खालिस्तान और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। वही अमृतपाल का कहना है कि लोकतंत्र के जरिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उन्होंने हिंसक तरीकों के साथ साथ इस्तेमाल की भावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। अब आने वाले समय में ये मामला कहां से कहां तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ लोगों को एक नया भिंडरवाला मिल गया और इन्हीं सब के चलते अमृतपाल सिंह को भिंडरवाला 2.0 कहा जा रहा है। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।